देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा इलेक्शन के लिए तैयारियां चल रही हैं और तैयारियां शुरू भी इनफैक्ट हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई डायरेक्शंस दी हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो जम्मू कश्मीर हैं इनको, जिसमें खासकर जो स्पेशल समरी रिविजन्स का जो फोटो इलेक्टोरल रोल्स की स्पेशल समरी रिविजन्स का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने की बात कही है और भी कई डायरेक्शंस दी गई हैं। मेरे साथ इस पर खुद बात करने के लिए हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर पीके पोले। ये इनसे हम बात करेंगे और जो प्रेपरेशंस हैं लोकसभा इलेक्शंस की और खासकर जो स्पेशल समरी रिविजन्स का जो प्रोसेस शुरू हुआ उस पर बात करेंगे। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे जो प्रोसेस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपको जो डायरेक्शंस दी हैं, हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्टोरल रोल्स जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, वोटर कार्ड, उनकी स्पेशल समरी रिविजन्स की बात की है। क्या है ये, कब तक होना है, इसमें क्या क्या प्रोसेस है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताओ। स्पेशल समरी रिवीजन हर साल होता है। इवन इलेक्शन उस साल में है या नहीं है, उस साल में भी समरी रिवीजन होता है। स्पेशल समरी रिवीजन का मकसद ये रहता है कि जो जो एलिजिबल वोटर्स हो रहे, जिनका 18 साल के हो रहे हैं, या किसी कारण कोई फोत हो गया है तो उनका नाम डिलीट हो, किसी कारण किसी के नाम में तब्दीली आ गई, जैसे गर्ल्स जो है मैरिज के बाद उनका हस्बैंड का नाम लग जाता है, सरनेम आ जाता है, पोलिंग स्टेशन चेंज हो जाता है, तो वो सब जो तब्दीलियां है वो करने के लिए स्पेशल समरी रिवीजन हर साल किया जाता है। और उसके 4 कट ऑफ डेट है, एलिजिबिलिटी के 4 कट ऑफ डेट है, क्वार्टरली आते हैं। उसमें 1 जनवरी आता है मेजर, दूसरा आता है 1 अप्रैल, फिर 1 जुलाई आता है और 1 अक्टूबर आता है। इन 4 कट ऑफ डेट्स पर जो जो एलिजिबल हो रहे हैं वो अपना नाम जो है इलेक्टोरल रोल में दर्ज करवा सकते हैं। दर्ज कराने के लिए अलग अलग तरीकाकार है, जिसमें कि ऑनलाइन भी है, एनएसपीपी पोर्टल पर जाकर के भी वो अपना एप्लीकेशन दायर कर सकता है, या मान लीजिए वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी जाकर के अपना ऐप बेस्ड भी एप्लीकेशन दायर कर सकता है, या पुराने तरीके से जो आपका बीएलओ रहता है, बूथ लेवल ऑफिसर, आपके एरिया का ही रहता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसके पास भी हार्ड में फॉर्म भर करके अप्लाई कर सकते हैं जी। तो ये जो अभी जो डायरेक्शन आई है इसमें आपको 1 जनवरी का क्वालिफाइंग डेट रखा हुआ है। आपने फिर आगे प्रोसेस में क्या क्या किया अभी तक, किस तरह से आप लोगों को कर रहे हैं और उनको किस तरह से वो आगे चल के जो ऑब्जेक्शंस हैं या बाकी चीज़ें वो कर सकते। इसमें बेसिकली एसडीएम, एसीआर एंड एडिशनल डीसी रैंक के ऑफिसर्स, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स मुकर्रा किए गए हैं। इनका बाकायदा नोटिफिकेशन होता है। ये एक ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशंस आते हैं उनके पास, वो चेक करते हैं कि सभी डॉक्यूमेंट्स है एलिजिबिलिटी के हिसाब से, जो फॉर्म भरा है उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, आइडेंटिटी और अपना ऑर्डिनरी रेसिडेंस डिस्क्लोज करने वाले, वो अगर है तो उसको अप्रूव करते हैं। उसमें कोई कमी पेशी है तो उसको करेक्शंस करवा लेते हैं या रिजेक्ट करते हैं। फाइनल डिसीजन उन्हीं का रहता है। उनको सपोर्ट करने के लिए तहसीलदार, बीडीओ रैंक के ऑफिसर्स, असिस्टेंट ईआरओज लगाए जाते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। इवन कहीं कहीं जरूर लगा तो वो फील्ड वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं, जो एप्लीकेंट है सच में वहाँ रहता है, या बाकी कोई अगर उनको तहकीकात करनी है, इंक्वायरीज करनी है तो वो कर सकते हैं। इसके लिए 27 नवंबर से एप्लीकेशंस मंगाना शुरू हो गए हैं। 9 दिसंबर लास्ट डेट है। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फ्रीज हो जाएंगे और 5 जनवरी को फाइनल रोल इसके हिसाब से पब्लिश हो जाएगा। जो लोग ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल में है, अगर उनको कोई तब्दीली करनी है, चेंजेस करना है, या मान लीजिए उनको लगता है कि नहीं इलेक्टोरल रोल में उनका नाम गलत लिखा गया है किसी कारण, तो वो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हर एक पोलिंग स्टेशन पर हो गया है। हर एक ईआरओ के ऑफिस में वोटर लिस्ट रखी गई है प्रिंट फॉर्म में। इवन जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज है स्टेट एंड नेशनल, उनको भी हर एक पोलिंग स्टेशन की वोटर लिस्ट मुहैया कराई गई है, ताकि वो भी अपने जो बूथ लेवल एजेंट्स है उनके ज़रिए से चेक कर सके कि किसी के नाम में कोई गलती तो नहीं हुई है, सरनेम प्रॉपरली लगा है, या मान लीजिए कहीं कोई न्यूली मैरिड वुमन है तो उसका नाम अगर छूट गया है, आया नहीं है, तो वो उसमें आ जाए। कोई अगर फोत हो गया है
तो उसका नाम उसमें से डिलीट हुआ, या कहीं मान लीजिए गांव से सिटी में आ गया है तो सिटी में नाम आना चाहिए, गांव से कटना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है इस पूरे 1.5 महीना के अरसा में होनी है। अगर हम नए वोटरों की पहले बात करें, नए वोटर कितने ऐड हुए हैं, टोटल वोटर कितने, नए वोटर कितने ऐड हुए हैं, और जो अभी होना है उसमें कितने, आपका लक्ष्य क्या है? आपने ये जो क्वेश्चन पूछा उसको कंटेक्चुअली रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ चीज़ों को जो है प्रॉपरली समझने की ज़रूरत लगती है। हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की जो पॉपुलेशन है, आज जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है 2011 की जो सेंसस में थी, उस हिसाब से जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन हम बनाते हैं, जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से, वो जाती है 1.42 करोड़, 1,42,00,000 के करीब जाती है। अब हर एक स्टेट में जो उसका जो इलेक्टर की संख्या जो उधर रहती है, तकरीबन 63-65% के करीब जो है उसमें से इलेक्टर्स रहते हैं। तो उसी रेशो में जो है हमारे भी जो है 59% के करीब जो है इलेक्टर्स आते हैं। 85 लाख जो है इसमें इलेक्टर्स है। जो भी लोग अभी मान लीजिए जिनका 18 साल होने जा रहा है, या जिनको ऑलरेडी वोटर लिस्ट में लगा था लेकिन अपने पेरेंट के यहाँ लगा था, अब वो अपने ससुराल में गए हैं, गर्ल्स की बात करें तो वो अपना नाम जो है तब्दील करा सकती है। वो सब चीज़ें जो है इसमें होगी। क्या ये ऑनलाइन मोड में भी है? क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है, बहुत सारे लोग उनको वो तहसीलों में जाते हैं, हो सकता है कोई बीमार है, किसी को जल्दी है, तो क्या ऑनलाइन मोड में सब चीजें हो सकती? यस, सभी जो है ऑनलाइन मोड पर भी है। आजकल मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल बेस्ड वोटर हेल्पलाइन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऐप डेवलप किया गया है, और उसका मेन मकसद वोटर को हेल्प करने के लिए है। और वोटर को हेल्प करने के जो 3-4 प्रकार है, उसमें फर्स्ट आता है वोटर को, एक एलिजिबल पर्सन्स को वोटर बनने के लिए, तो इलेक्टर बनने के लिए। इलेक्टर बनने के बाद जब वोटिंग आती है तो अपना पोलिंग स्टेशन कहाँ आता है, उसका बीएलओ कौन है, उसकी जो पोलिंग की जो पर्ची आती है, या इपिक कार्ड डाउनलोड करना है, तो वो सब चीज़ें जो है उस हेल्पलाइन ऐप से होती है। दूसरा है वेबसाइट बेस्ड नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, एनएसवीपी पोर्टल आता है, उस पर भी जाकर के अपना एप्लीकेशन अपलोड कर सकता है। और पुराने तरीक़ाकार से, जब ये इंटरनेट का ज़माना नहीं होता था, हम बीएलओ के पास हार्ड फॉर्म में देते थे, उस तरीके से भी जो है एप्लीकेशंस दायर कर सकते हैं। आप, क्योंकि ये लोकसभा के लिए और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए आपको बोला गया है कि आप ये करें, तो इसमें जो स्टाफ है, क्या प्रॉपरली उनको प्रॉपरली काम पे लगाया गया है, और क्या ये पूरे जम्मू कश्मीर में हो रहा है? यस, डेफिनेटली। इसमें तकरीबन 11,500 के करीब बूथ लेवल ऑफिसर्स रहते हैं, जो उसी पोलिंग स्टेशन एरिया में किसी स्कूल में या वीएलडब्ल्यू या पटवारी के ओहदे पर तैनात रहते हैं। उन्हीं को उस लोकल एरिया के लिए बूथ लेवल ऑफिसर्स अपॉइंट किया गया है। उनको बाकायदा ट्रेनिंग होती है, उनको ऐप, वेबसाइट्स, ये सब इंक्लूडिंग उनका जो खुद का एक जो ऐप रहता है बीएलओ ऐप, उसकी भी यूज करने की ट्रेनिंग दी गई रहती है। उनके ऊपर सुपरवाइजर्स रहते हैं जो ऑलरेडी बीएलओ रह चुके रहते हैं, सीनियरिटी में ऊपर आते हैं, तो उनसे भी वो हेल्प ले सकते हैं कहीं अगर उनको गाइडेंस लग जाती है। तकरीबन 3-3,500 के करीब हमने सुपरवाइजर्स उसमें लगाए गए हैं। उसके ऊपर तहसीलदार रैंक के अफसर्स आते हैं जो असिस्टेंट ईआरओ रहते हैं, जो ईआरओ को सपोर्ट करते हैं। ईआरओ रहता है एसडीएम, एडीसी या एसीआर रैंक का ऑफिसर्स। अपने अपने लोकल एरिया के जो एसडीएम से एसीआर रहेंगे, वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के तौर पर काम करता है, वही फाइनल डिसीजन लेता है। अगर उसके डिसीजंस में अगर आपको लगता है कि नहीं उसने गलत तरीके से डिसीजन लिया है, अपना आपका फॉर्म जो है बाकायदा पेरूज नहीं किया, तो वो उसको जो है आप रिव्यू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और रिव्यू करने के बाद वो अपना डिसीजन अंतिम दे देगा। अगर हम लोकसभा इलेक्शंस की अब तैयारियों की बात करें, जो सिक्योरिटी का एक बड़ा रहता है, तो कितने पोलिंग बूथ्स आपने टोटल बनाने जा रही हैं, और क्यों नए जो बनने जा रही हैं, टोटल कितने हैं, उसमें कितने हाइपर सेंसिटिव हैं, कितने सेंसिटिव? ये वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी असेसमेंट जो है अभी चल रहा है, फाइनल होने में अभी टाइम लग जाएगा। लेकिन डेफिनेटली जो है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर, खास करके कश्मीर जो है पिछले 30-35 साल से मिलिटेंसी से जूझ रहा है, तो बहुत सारा एरिया जो है उसमें आता है। एग्जैक्ट कौन सा आएगा वो अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं।
बॉर्डर का भी बीच में अभी हमने देखा बॉर्डर फायरिंग भी, और उस दौरान भी बॉर्डर इलाकों में भी क्या स्पेशली जो हमने देखा था पहले भी कि उस बहुत एहतियात से काम लिया जाता है, वहाँ पे कुछ ऐसे इंतजाम किए जाते हैं ताकि, और खासकर जो दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे बर्फबारी होती है या बाकी चीज़, तो उसके लिए भी क्या इंतजाम है? नॉर्मली जो इंतजाम अभी स्पेशल समरी रिवीजन के हिसाब से मैं बात करूँ तो ये है कि छुट्टी के दिन भी हमारे 4 कैंप्स लगने जा रहे हैं। ये जो 1.5 महीना का अरसा है उसमें सैटरडे और संडे बूथ लेवल ऑफिसर्स और जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स है अपने अपने एरिया में जा कर के, जो लोग काम के चलते वर्किंग डेज पर नहीं मिल सकते, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जैसे कहीं बाहर उसकी पोस्टिंग है तो वो उन दिनों में नहीं रह सकता है, तो वो छुट्टी के दिन जो है अपने बीएलओ आपके एरिया में जब कैंप लगाता है उस कैंप में जा कर के रजिस्ट्रेशन कर सकता है। आप क्योंकि कई दिनों से लगातार आप मीटिंग कर रहे हैं और आप लोकसभा इलेक्शन बहुत कम टाइम रह गया है, तो लोगों की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो उसके लिए क्या कोई आप कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं या अवेयरनेस लॉन्च कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है डेमोक्रेसी में हिस्सा लेना चाहते भी हैं, नहीं ले पाते हैं, कोई लोग अवॉइड भी करते हैं, तो उनको पोलिंग बूथ तक लाने के लिए क्या आप कोई मुहिम छेड़ने जा रहे हैं? डेफिनेटली इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीओ ऑफिस और पूरी इलेक्शन मशीनरी का एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो भी एलिजिबल पर्सन्स है उनको इलेक्टर बनाए, वोटर बनाए, और जो भी वोटर बन गए हैं वो अपना वोट का एक्सरसाइज करें, अधिकार जो है अपना यूज करें। उसमें डिटेल्ड एनालिसिस हम करते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स के जरिए से हमने तकरीबन 2000 के करीब लोगों के साथ इंटरव्यू किया अलग अलग एरियाज में। उसका बकायदा एक रिपोर्ट बनाया गया है, उसको हम टीप सर्वे बोलते हैं, टारगेटेड इंटरवेंशंस प्लान। जो एवरेज वोटिंग रहती है उससे बिलो वोटिंग जिन जिन एरियाज में या जिन पोलिंग स्टेशन में रहती है होती है, तो वहाँ ये सर्वे किया जाता है और उसमें हम प्रयास करते हैं कि क्या कारण रहा होगा, क्या मिलिटेंसी के डर से हुआ है या किसी, मान लीजिए कहीं वुमेन्स बाहर नहीं निकलती है या कहीं पोलिंग स्टेशन से दूर होने के चलते हैं, या कहीं नोमैडिक पॉपुलेशन है, वो आपने सीजन में जो माइग्रेट होती है सब विंटर जोन से समर जोन में, और या अदरवाइज, या मान लीजिए जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, उन सब का जो है एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद जो है उस पर टारगेटेड इंटरवेंशंस प्लान करते हैं, जिसको स्वीप बोलते हैं, सिस्टमिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। स्वीप प्लान जो है बना हुआ है, और स्वीप प्लान के जरिए से हर एक पोलिंग स्टेशंस, खास करके उन पोलिंग स्टेशन जहां एवरेज से कम पोलिंग हुई है, उस पर हम फोकस करते हैं, ताकि प्रयास करते हैं कि पोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। जिसको भी उनको पसंद आता है, जो भी कैंडिडेट, जो भी पॉलिटिकल पार्टी उनको वोट करना है उसको वोट करें, या उनको लगता है कि कोई उनमें से कोई पसंद नहीं है तो उसको नोटा को वोट करें। जो भी है हमारा प्रयास रहता है कि मैक्सिमम वोटर जो है वोटिंग के लिए टर्न आउट हो। और सवाल है, धारा 370 हटने के बाद बहुत सारे लोगों को वोटिंग राइट्स मिले हैं जिनको पहले नहीं था, जिसमें वाल्मीकिज हैं, गोरखाज हैं और भी कई रिफ्यूजीज हैं, तो क्या उनको भी उनको लाया गया है इस दायरे में? क्या उनको उनके लिए कोई कैंप्स में लगाए गए हैं, और क्या उन सभी को वोटिंग राइट्स मिले हैं और रजिस्ट्रेशन उनको? बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत जो एलिजिबल वोटर के लिए जो क्राइटेरिया है वो ना कम ना ज़्यादा लागू हो गया है, और उसी के हिसाब से जो एलिजिबल पर्सन्स है वो वोटिंग के लिए, वोटर बनने के लिए अप्लाई कर सकता है। और जो हमारे अफसर से एसडीएम, एसीआर, एडीसी रैंक के यहीं के अफसर है, जिनको काफ़ी तजुर्बा है 10-15 साल सर्विस का और बाकी रूल्स रेगुलेशंस का, वो उस पर फैसला लेते हैं, और जो एलिजिबल पाया जाता है उसको जो है वो वोटर बनाते हैं। और इन जो तकरीबन 1.5 महीना का जो अरसा है जिसमें स्पेशल समरी रिवीजन होना है, इसमें सभी जो एरियाज है, सभी जो सेगमेंट्स है, सभी कम्युनिटीज़ है, उस पर ध्यान दिया जाता है, इंक्लूडिंग जो आपने जो बात की।
एक और सवाल है कश्मीरी माइग्रेंट्स का। कश्मीरी माइग्रेंट्स की शिकायत रही है कि एम फॉर्म जो है उसकी वजह से बहुत सारे वोटर वोट नहीं दे पाते हैं, वो देना चाहते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेटेड मसला इतना है। दूसरा वो कहते हैं कि जो पोलिंग बूथ हैं वो इतने कम लगाए जाते हैं कि यहाँ पे अगर जो जैसे जगती का है, जगती में तो लगाए जाते हैं लेकिन यहाँ पे नॉन कैंप्स में कम लगाए जाते हैं। तो एक, क्या एम फॉर्म की जो प्रक्रिया उसको सरल किया जाएगा, और दूसरा क्या उनके लिए क्या प्रोविजन रखे गए हैं, क्या बैलेट से वो देंगे, वो भी प्रोविजन रखा गया है, और क्या पोलिंग बूथ उनके लिए ज्यादा रखे जाएंगे? जो कश्मीर में 1990 के डेकेड में जो हालात बने जिससे चलते काफ़ी आबादी को माइग्रेट करना पड़ा, कोर्सिवली उनको माइग्रेट करना पड़ा, जम्मू में या दूसरे एरियाज में वो माइग्रेट हो गए हैं, वो अभी भी जो है अपना ऑर्डिनरी रेसिडेंस वैली का ही मानते हुए एलिजिबल रहते हैं वोटर बनने के लिए। अपने अपने एरियाज की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद ड्यू प्रोसेस जो है वो फॉलो करते हुए उनको वोटर बनाते हैं। जो भी वोटर बने हैं वो मैक्सिमम वोटिंग के लिए टर्न आउट हो, उसको हम प्रयास करते हैं। जहाँ तक आपने माइग्रेंट की बात की, माइग्रेंट 3 प्रकार से वोटिंग कर सकता है। एक तो है पोस्टल बैलेट के जरिए से, तो उसमें 2019 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम जो है एक ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च की थी, एक पोर्टल लॉन्च किया था, जिस जरिए से जो है लोकल ERO जहाँ भी वो है, मान लीजिए सपोजली कोई दिल्ली में कश्मीरी माइग्रेंट है तो वहीं का जो ERO रहेगा उनके ERO के पास जाकर के अपना माइग्रेंट रजिस्ट्रेशन और EP या जो भी इलेक्टोरल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो दे करके वहाँ वो ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकता है पोस्टल बैलेट के लिए। दूसरा है एम फॉर्म के जरिए से। एम फॉर्म मतलब ये है कि जो 30 स्पेशल पोलिंग बूथ्स बनाए जाते हैं, जिसमें दिल्ली में 4 है, उधमपुर में 1 है और बाकी 21 जो है जम्मू में है। उन जगह पर अगर वो फिजिकली वोटिंग करना चाहता है तो एम फॉर्म भरने की जरूरत लगती है। तो एम फॉर्म जिन्होंने भरा है उनका कश्मीर में जो है वोट नहीं करेंगे, उस के लिए जो है नाम जो है स्ट्राइक थ्रू किया जाता है ताकि वो स्पेशल पोलिंग बूथ्स पर ना वोटिंग कर सके। और तीसरा जो है कोई अगर मान लीजिए वैली में रह रहा है, बहुत सारे 5-6 हज़ार मुलाजिम के तौर पर लगे हैं, वो वहाँ अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहते हैं, या कोई वहाँ वोटिंग के दिन पर जाकर के फिजिकली वोट करना चाहता है तो वहाँ भी वो वोट कर सकते हैं। जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाइड करने का हमारा प्रयास है और डेफिनेटली जो है इसमें और करेंगे। ये है लास्ट में पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज का और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत सख्त है कि जो ज़्यादा खर्चा है वो ना हो, पोलिंग जो वोटर है उस पर इन्फ्लुएंस ना हो, वोटर अपने हिसाब से करे, पैसे का ज़्यादा दुरुपयोग ना। तो उसके लिए जो आचार संहिता है या जो मॉनिटरिंग है, क्या उसको और सख्त बनाया जाएगा? नॉर्मली जब शेड्यूल अनाउंस होता है उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन होता है, लेकिन डेफिनेटली जो है आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 डेकेड से जो है इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी इलेक्शन मशीनरी जो है प्रयास करती है कि वोटर जो है अपना वोटिंग का राइट किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी की डर में, धमकी में आए बगैर एक्सरसाइज करे, उसके लिए कंडूसिव एनवायरनमेंट बनाने का इलेक्शन मशीनरी का प्रयास रहता है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।